अगस्त 2025। बुर्किना फासो के उत्तरी इलाकों पर सहारा की धूप किसी आग की चादर की तरह गिर रही थी। जमीन फटकर टूटे हुए बर्तन जैसी दिख रही थी। क्षितिज तपते शीशे की तरह कांप रहा था। दूर कहीं एक लड़का जर्जर पीली कैन घसीटते हुए चल रहा था। वह सोने या तेल की तलाश में नहीं था, बस उस पानी की खोज में था जो अब वहां मौजूद ही नहीं था। जमीन प्यास से तड़प रही थी और लोग भी। और फिर आदेश आया। आदेश यह नहीं कि कोई बांध बनाया जाए, न ही यह कि किसी शेख या किसी दाता देश से भीख मांगी जाए। आदेश यह था कि लाखों गैलन शुद्ध पानी को रेगिस्तान की रेत के नीचे दफना दिया जाए, छिपाकर, वहां जहां कोई दुश्मन, कोई लालची व्यापारी, कोई चोर उसे छू भी न सके। बाहर की दुनिया ने इसे पागलपन कहा, प्यासे लोगों ने इसे बेरहमी समझा, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के लिए यह युद्ध की घोषणा थी। युद्ध किसी दुश्मन देश से नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं, बल्कि खुद सूखे से, क्योंकि बुर्किना फासो में अब बारिश प्रकृति की मेहरबानी नहीं रही थी। बारिश राजनीति का हथियार बन चुकी थी। हर सूखा महीना एक जंग था, हर कुआं एक मोर्चा था, और जब आसमान चुप रहा तो जिंदगी इंसानी हाथों पर निर्भर हो गई। यही वह पल था जब एक छोटे थके हुए मुल्क ने दुनिया को चुनौती दी कि वह जिंदा रहने के कायदे खुद लिखेगा। यही वह पल था जब पानी अब दान नहीं रहा, बल्कि आजादी बन गया। उत्तरी बुर्किना फासो सालों से सूखे और अकाल की मार झेल रहा था। किसानों के लिए कभी बादल आसमान पर इबादत की किताब जैसे होते थे, लेकिन अब उनकी खामोशी एक बद्दुआ बन चुकी थी। बारिश का हिसाब देने वाले पैमाने सच बयां करते थे। पूरे साल में मुश्किल से 740 मिलीमीटर पानी गिरा, पिछले 10 सालों का सबसे कम। उदलान और तपोआ जैसे प्रांत प्यास की कहानी में बदल गए थे। कुएं सूख गए, खेत राख हो गए, और गांवों की उम्मीदें बंजर जमीन में दफन हो गईं। इसी पृष्ठभूमि में ट्रावरे ने आदेश दिया कि पानी जमीन के नीचे छुपाया जाए। हर बूंद को हथियार समझा गया। यह सिर्फ प्यास बुझाने की योजना नहीं थी, बल्कि दुश्मनों से बचाने की जंग थी। जो दुनिया को पागलपन लगा, वह असल में दूरदृष्टि थी, क्योंकि पानी को छुपाना मतलब भविष्य को बचाना था। गांवों में लोग सोच में पड़ गए। औरतें जो रोजाना मीलों पैदल चलकर पानी लाती थीं, सोचती कि यह कैसा इंसाफ है। बच्चे जो सूखी नदी के किनारे खेलते थे, सोचते कि पानी जमीन के नीचे क्यों छुपाया गया है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए था। ट्रावरे जानते थे कि दुश्मन गोलियों से नहीं, भूख और प्यास से हराता है। उन्होंने कहा, जो कौम अपनी रोटी और अपना पानी खुद नहीं संभाल सकती, वह कभी आजाद नहीं हो सकती। यही वह जुमला था जिसने थके हुए लोगों के दिलों में आग भर दी। नक्शों पर छोटा दिखने वाला यह मुल्क अचानक पूरी दुनिया की नजर में आ गया। कुछ देशों ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने इसे बहादुरी, मगर बुर्किना फासो के लिए यह जीवन और मौत का सवाल था। खेतों में नई खाइयां खोदी गईं, पानी जमाकर भूमिगत टैंकों में रखा गया। किसानों को नई तकनीकें सिखाई गईं, कैसे हर बूंद को बचाना है, कैसे बारिश को पकड़कर आने वाले महीनों तक संभालना है। धीरे धीरे असर दिखने लगा। खेतों पर दरारें मिटने लगीं। गेहूं, मक्का और बाजरा फिर से हरे रंग में बदलने लगे। गांवों की औरतें कहने लगीं कि अब उन्हें मीलों नहीं चलना पड़ता। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, क्योंकि अब उनका दिन सिर्फ पानी ढूंढने में नहीं गुजरता। लेकिन यह सिर्फ खेती की कहानी नहीं थी, यह इज्जत और खुदमुख्तारी की कहानी थी। इब्राहिम ट्रावरे ने लोगों से कहा, हम अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते। हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। और लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया। मस्जिदों में दुआएं दी जाने लगीं। बुजुर्ग कहने लगे, पहली बार हमें लगता है कि पानी अब हमारी जमीन का हिस्सा है, न कि किसी बाहरी ताकत का। बुर्किना फासो का यह कदम सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह पूरे अफ्रीका के लिए एक पैगाम था। अगर एक छोटा सा मुल्क प्यास को मात देने की हिम्मत कर सकता है, तो पूरा महाद्वीप क्यों नहीं। यही वजह थी कि दुनिया भर की नजरें अब वोल्टा नदी के किनारे बसे इस देश पर टिक गईं। जहां कभी लोग हार मानकर पलायन कर जाते थे, वहां अब लोग वापस लौटने लगे। जहां कभी जमीन राख जैसी लगती थी, वहां अब हरियाली उगने लगी।
और यह सब इसलिए कि एक नौजवान कप्तान ने तय किया कि पानी अब गुलामी का बहाना नहीं बल्कि आजादी का हथियार होगा। यह कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां लोग सूखे और भूख से लड़ रहे हैं। यह हमें बताती है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि पानी की हर बूंद में है, और वह कौम जो अपनी बूंद बचा ले उसे कोई ताकत कभी गुलाम नहीं बना सकती।